एक डिलीवरी बॉय मैरिज हॉल के सामने से निकल रहा था। तभी अचानक से उसकी नज़र अंदर हो रही शादी पर पड़ती है और एकदम से उसकी आंखों में चमक आ जाती है। उसके बाद वह वहीं पर अपनी बाइक को रोकता है और रोकने के बाद बाइक की डिग्गी में से एक बोतल निकालता है पानी की और अपने चेहरे को धोता है, बालों को सेट करता है और बाइक के अंदर से नए कपड़े निकालकर पहन लेता है। उसके बाद जो वह लड़का होता है वह शादी के अंदर घुस जाता है मुफ्त का खाना खाने के लिए। लेकिन इस खाने को खाने के बाद उसे एक ऐसी कीमत चुकानी पड़ती है जिसे सुनने के बाद आप सभी लोग पूरी तरह से हैरान हो जाओगे। क्या हुआ था ऐसा और क्यों उसे एक प्लेट खाने की ऐसी कीमत चुकानी पड़ी? पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू और आप लोग देख रहे हो ब्रेन डिमांड चैनल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के अंदर एक रोहित नाम का लड़का रहा करता है, जो कि वैसे तो इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, लेकिन परिवार की हालत काफ़ी ज़्यादा हल्की है, यानी कि बहुत ज़्यादा गरीबी है। और इसी वजह से जो रोहित होता है वह पार्ट टाइम में डिलीवरी का काम भी किया करता है। यानी कि जब कॉलेज से आने के बाद उसके पास समय हुआ करता तो अपनी बाइक उठाकर इधर उधर छोटी मोटी डिलीवरी कर दिया करता, जिससे उसका खर्च निकल आता है। लेकिन साथ में वह कभी कभी एक काम और किया करता है। जब भी कभी उसे ऐसा मन किया करता अच्छा खाने का, तो वह कोई मैरिज हॉल देखा करता और उसमें खाना खा लिया करता शादियों के सीजन में। इसीलिए वह अपनी बाइक की डिग्गी में हमेशा नए कपड़े रखता था और साथ में पानी की बोतल रखता था कि कभी भी मन करे तो वहां पर जाकर खाना खा सके, ताकि लगे कि वो भी गेस्टों की लिस्ट में से आता है। इसी तरह से एक दिन शाम का समय होता है जब अपनी ड्यूटी कंप्लीट करके वापस लौट रहा था और उसी समय उसकी नज़र एक बहुत बड़े मैरिज हॉल पर पड़ती है, जिसके अंदर बहुत अमीर लोगों की शादी अक्सर हुआ करती थी। क्योंकि वह ऐसा किया करता था तो उसे इस बात का अंदाजा था और इसी वजह से वह वहाँ पर खाना खाने के बारे में सोचने लगता है। तो फिर क्या था, वह अपनी बाइक को एक साइड में लगाता है और वहीं पर अपने कपड़े चेंज करता है, मुंह को धोता है, साथ में बालों को भी सेट करता है। ऐसा करने के बाद जो रोहित होता है वह उस शादी के अंदर घुस जाता है खाना खाने के लिए, क्योंकि वह सोच रहा था कि घर पर जाकर पहले रूम पर जाकर खाना बनाना पड़ेगा, उसके बाद खाऊंगा, वैसे भी थका हारा हूं तो यहीं पर खाकर अपनी पेट पूजा कर लेता हूं। शादी के अंदर जाकर वह अच्छे अच्छे पकवान खाता है, सभी चीज़ों में से टेस्ट करता है और टेस्ट करने में ही उसका पेट पूरी तरह से भर गया था। अब इसके बाद कायदे से तो और शादियों में वो निकल जाया करता था, लेकिन चूंकि ये अमीर लोगों की शादी थी और इसी वजह से उसके मन में आता है कि क्यों ना लड़कियों को देखा जाए, अगर कोई लड़की सेट हो जाती है तो बहुत ही अच्छा रहेगा, जिंदगी सेट हो जाएगी। ऐसा सोचकर वह अमीर लड़कियों को देखने के लिए उस जगह पर चला जाता है जहां पर दुल्हन और उसके परिवार वाले बैठे हुए थे। वहीं पर उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ती है जो कि देखने में बेहद ही खूबसूरत थी और लड़की का नाम होता है प्रियांशी। अब वह उसकी तरफ देखता है और देखने के बाद धीरे धीरे उसके पास तक पहुंच जाता है। न जाने कैसे उसे न जाने पहली नज़र में उसे देखकर ऐसा कुछ हो गया था। रोहित जो होता है वो उसके पास खड़ा हो जाता है और तभी अचानक से जो उस लड़की की सहेलियां होती हैं वो उससे कहने लगती है कि तूने कुछ खाया या नहीं खाया। तो उसके बाद वह कहती है कि कहाँ खाया है, जो कुछ खाने का मन कर रहा है वहाँ पर भीड़ ज़्यादा है और मैं कैसे खाऊं, क्योंकि यहाँ पर मैं बहन के साथ रहूंगी और यहीं पर मुझे रहना है अभी तक। तो इस बात को सुनकर जो लड़का होता है वह समझ जाता है कि ये दुल्हन की बहन है और इसी वजह से अब जब वह देखता है कि इसका खाने का मन तो कर रहा है लेकिन ये खा नहीं पा रही है, तो इसी वजह से जो रोहित होता है वह एक वेटर को आवाज लगाता है और कहता है कि लड़कियों की तरफ भी देख लो, इन्हें भी कुछ खाने के लिए ला दो, ये फास्ट फूड के आइटम लगे हुए हैं, इनमें से थोड़ा थोड़ा ले आओ। तो वह कहने लगता है कि साहब मैं लेकर तो आता हूँ, लेकिन रास्ते में ही सभी लोग पूरी प्लेट को खाली कर देते हैं। तो उसके बाद जो रोहित है वो उससे कहता है कि ठीक है, तुम एक बार फिर से लेकर आओ और मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करूंगा इन सब चीज़ में। उसके बाद जो वेटर है वो जैसे तैसे जाता और जाने के बाद फास्ट फूड के आइटम में से सभी में से एक एक दो दो प्लेट बनवा कर अपनी प्लेट में रखकर उस तरफ आने लगता है। अब रास्ते में जब कोई उस प्लेट से लेने की कोशिश करता है तो तभी जो रोहित है वो एकदम से जोर से आवाज लगाता है, अरे इन लड़कियों तक भी पहुंचाओ, ये इतनी देर से यहाँ पर बेचारी वैसे बैठी हुई हैं, कब तक यहाँ पर आओगे। इसके बाद जो वेटर होता है वह उसकी तरफ देखता है और कहता है कि जी साहब अभी लाया। ये बात जो प्रियांशी होती है उसे भी सुन जाती है, उसकी सहेलियों को सुन जाती है और उनकी नज़र में जो रोहित है वो आ जाता है। अब जैसे रोहित को वो देखती हैं तो उसकी तरफ रोहित भी देखने लगता है और दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा जाते हैं। वेटर जो होता है वह फास्ट फूड की प्लेट को लेकर वहां पर आ जाता है और उन सभी को सर्व करने लगता है।
वो लोग खाने लगते हैं और खाते खाते जो रोहित होता है वो पूछने लगता है कि और कुछ चाहिए तो बता दीजिए, मैं और मंगा देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर जो प्रियांशी होती है वो उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहने लगती है कि आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है, आइसक्रीम मंगा दो। उसके बाद रोहित मंगाता जाता है और वो लड़कियां वहां पर सभी के सभी खाती रहती हैं और उनका पेट पूरी तरह से भर जाता है। इसके बाद जो प्रियांशी है वो भी उसे देखकर मुस्कुरा रही थी और उसके बाद धीरे से उससे पूछने लगती है कि तुम दुल्हन के कौन लगोगे। अब इस बात को सुनकर रोहित समझ जाता है कि ये उसे लड़के वाला समझ रही है और इसी वजह से वो कहने लगता है कि मैं दुल्हन का देवर लगूंगा। इसके बाद यहाँ पर जो प्रियांशी होती है वो कहने लगती है कि अच्छा ऐसी बात है। तो उसके बाद वो कहता है कि हाँ ऐसी ही बात है। तो उसके बाद जो रोहित है वो कहने लगता है कि और कुछ मंगा दूं आपके लिए खाने के लिए। तो वो कहती है कि अरे नहीं, बस पेट भर गया है, अब खाने का मन नहीं है, पूरी तरह से पेट भर चुका है। तभी यहाँ पर जो रोहित है वो मुस्कुराता है और डीजे की तरफ इशारा करता है कि शादी में इसीलिए तो डीजे को लगाया जाता है, नाच करके दिखाओ और नाचोगे तो ये सारा के सारा जो आपने खाया है वो जल्दी से पच जाएगा। इस बात को सुनकर प्रियांशी मुस्कुराती है और उससे ही कहने लगती है क्या तुम्हें भी नाचना आता है। तो जो रोहित है वो कहता है कि हाँ नाचना आता है और मैं इतना अच्छा नाचा करता हूँ कि जब भी मैं कभी नाचता हूँ कहीं भी तो मैं भूल जाता हूँ कि मैं कहाँ पर हूँ और बहुत ही अच्छा मुझे डांस करना आता है। तो जो प्रियांशी होती है वो उसे नाचने के लिए कहने लगती है तो रोहित भी नाचने लगता है और साथ में जो प्रियांशी होती है उसे भी वह अपने पास बुला लेता है और दोनों एक साथ नाचने लगते हैं। रोहित और प्रियांशी दोनों काफी बेहतरीन नाच रहे थे और उसी समय वरमाला का कार्यक्रम भी चल जाता है। तो यहाँ पर डीजे बजता, डीजे पर वो लोग नाचने लगते हैं और सभी लोग ज्यादातर उन्हें आकर देखने लगते हैं। वहीं पर जो दुल्हन का भाई होता है जिसका नाम अमित होता है और जिसके पास एक बहुत बड़ा बैग था, वह उस बैग को लेकर भी खड़ा हुआ था और इसी शादी के अंदर कुछ लोग चोरी के इरादे से आए थे जो कि पहले सारी चीजें सेट कर चुके थे, केवल उस बैग की राह देख रहे थे जो कि दुल्हन के भाई की तरफ था। यहाँ पर वो लोग 5 जन थे जिनमें से 4 पुरुष थे और एक खूबसूरत महिला भी थी उनके साथ, क्योंकि शादी के माहौल में उसी तरह से ढलना होता है। अगर किसी महिला के पास कोई सामान हो तो उसको निकलवाने के लिए महिला भी चाहिए होती है। अब वो 5 के 5 वहां पर थे और वे इसी फिराक में थे कि कब ये बैग हमारे हाथ में लगे। और जब यहाँ पर वो डांस करते हुए देखते हैं और अमित भी वहां पर खड़ा होकर डांस देख रहा था, दुल्हन का छोटा भाई, तो उसी समय उनके दिमाग में एक योजना आती है और तभी जो महिला होती है उन चोरों के साथ, वह अमित से कहने लगती है कि अरे आप लड़की के भाई होकर यहाँ पर खड़े हुए हो, आप भी नाचिए, अगर आप नहीं नाचोगे तो रौनक कैसे बनेगी शादी में। अमित जो है वो मना करने लगता है, कहता है कि नहीं मैं यहीं पर ठीक हूं, लेकिन वो जिद करने लगती है लड़की और उसके बाद उसका हाथ पकड़कर उसे खींचने लगती है। अब जब कोई लड़की उसे खींचती है तो वह भी समझता है कि शायद लड़के वालों की तरफ से है और इसी वजह से वह मना नहीं कर पाता है और अपने बैग को लेकर इधर उधर देखने लगता है। तभी उसकी नजर अपने पापा की तरफ जाती है जो कि साइड में खड़े हुए थे और वह उस बैग को अपने पापा को देकर वहां से उस लड़की के साथ नाचने के लिए चला जाता है। रोहित जो था वह पहले ही वहां पर नाच रहा था और धीरे धीरे ये अमित भी जाकर वहीं पर नाचने लगता है। इसके बाद जो चोर होते हैं अपने आगे के प्लान को अंजाम देते हैं और जो लड़की होती है वो दोबारा से दुल्हन के पिता के पास आती है, कहने लगती है कि अंकल जी आपकी बेटी की शादी है और आप ही नहीं नाचोगे तो कैसे चलेगा। अब इस बात को सुनकर जो रोहित का पिता होता है उसे पता है कि इस बैग के अंदर कीमती सामान है, लगभग 20 से 30 लाख रुपए के गहने हैं और जो भी पैसा रुपया है वो भी इसी के अंदर है। तो यहाँ पर यह बैग काफी ज्यादा कीमती है और वह एकदम से मना कर देता है। लेकिन तभी चोरों में से एक और व्यक्ति आता है और कहने लगता है कि अरे आप नहीं नाचोगे तो क्या होगा, यहाँ पर देखो सभी लोग नाच रहे हैं और अगर दुल्हन का पिता नाच देगा तो शादी में 4 चांद लग जाएंगे। इस बात को सुनकर वह भी अपने आप को नहीं रोक पाता है और इधर उधर जब देखता है तो जो प्रियांशी होती है वह नाचने के बाद उसके साइड में आकर खड़ी हो गई थी और उसके बाद जो प्रियांशी का पिता होता है वह अपनी बेटी प्रियांशी को बैग देते हुए कहता है कि ख्याल रखना इसका, और ऐसा कहकर वह भी डांस करने के लिए चला जाता है। अब जैसे वो डांस करने के लिए जाता है तो अब ये अपने आगे के प्लान को अंजाम देते हैं और अब केवल प्रियांशी को भी वहां से वहां पर भेजना चाहते हैं ताकि ये बैग किसी ऐसे के हाथ में आए जिससे वो बैग ले सकें। और इसके बाद जो लड़की होती है वो फिर से प्रियांशी के पास जाती है और कहने लगती है कि अरे आप तो बहुत अच्छा नाच रही थी, आप यहाँ पर क्यों खड़ी हो। प्रियांशी जो होती है उसे देखकर कहने लगती है कि अरे नहीं मैं यहीं पर ठीक हूँ। लेकिन तभी वो कहने लगती है कि सच में ही आप इन सभी में सबसे अच्छा नाच रही थी और लगता है आपने कहीं से डांस सीखा है, कहां से सीखा है आपने। तो उसके बाद जो प्रियांशी होती है जब उसकी कला की तारीफ होती है तो उसके बाद वह भी भावनाओं में बह जाती है और उसे बताने लगती है कि वहां से सीखा है।
लड़की उसका हाथ पकड़ती है और कहने लगती है कि चलो आप भी डांस करो, इस बैग की तो बात है, बैग को मुझे दे दो, मैं यहीं पर खड़ी हुई हूँ। इसके बाद प्रियांशी केयरलेस होते हुए उस बैग को उस लड़की के हाथ में दे देती है और खुद डांस करने के लिए चली जाती है। अब जैसे ही वो डांस करने के लिए जाती है तो तभी यहां पर उसका पिता उसे देखता है और देखने के बाद कहने लगता है कि बेटी वो बैग कहां है। उसके बाद प्रियांशी उस तरफ इशारा करती है जहां पर वो महिला खड़ी हुई थी, लेकिन अब वो महिला वहां पर नहीं थी। वो कहती है कि पिताजी अभी तो यहीं पर खड़ी थी, जिसने आपको भी नाचने के लिए भेजा, भैया को नाचने के लिए भेजा और मुझे भी नाचने के लिए भेजा। तो यहां पर जो प्रियांशी का पिता होता है उसे समझने में देर नहीं लगती है कि बैग की चोरी होने का कार्यक्रम था ये सारा का सारा। उसके बाद प्रियांशी के पिता कहने लगती है कि चोरी करवा दी बैग की। अब ये सब कुछ रोहित जो पीछे खड़ा हुआ था प्रियांशी के, क्योंकि उसकी पूरी नजर प्रियांशी पर थी, उसके बाद वह भी ये बात सुन लेता है और ये बात सुनकर वह सीधा गेट की तरफ भागता है। इधर जो प्रियांशी के पिता होते हैं वह भी उधर साइड में जा रहे थे, लेकिन जो रोहित है वो भाग कर जा रहा था और वो आराम आराम से जा रहे थे। भागकर वो उनसे पहले दरवाजे पर पहुंच जाता है, क्योंकि वो लोग भी उसी दरवाजे से निकलकर जा रहे थे और वो लोग तो बाइक पर बैठकर बाइक को स्टार्ट कर चुके थे। लेकिन तभी उसकी रोहित की नजर उस बैग पर पड़ती है जो बैग थोड़ी देर पहले प्रियांशी ने ले रखा था, और वह एकदम से जाकर उस बैग को पकड़ लेता है। बैग तो उसने पकड़ लिया था, लेकिन जो बैग की ऊपर वाली बद्दी होती है वो चोर के कंधे में अटकी हुई थी, और जैसे ही वो देखते हैं कि यह उन्हें पकड़ने के लिए आ रहा है तो वो एकदम बहुत तेज से बाइक चलाते हैं और उसी कारण से वो बद्दी टूट जाती है। वो चोरों के पास रह जाती है और बैग रोहित के पास रह गया था। अब रोहित उस बैग को लेकर वहां पर खड़ा होता है और उसके बाद वापस जाकर प्रियांशी के पिता को या दुल्हन के पिता को कह लो, उसे वो बैग देने के लिए वापस लौटता है। लेकिन तभी ये बात चारों तरफ फैल गई थी मेहमानों में, और उन्हीं मेहमानों में पास ही के थाने के जो पुलिस वाले थे वो भी आए हुए थे, और उसके बाद वो भी वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। सभी लोग मिलकर दरवाजे की तरफ जा रहे थे, लेकिन तभी जो रोहित होता है उस बैग को लेकर प्रियांशी के पिता की तरफ आ रहा था, और उसके बाद उस बैग को उनके हवाले करते हुए कहने लगता है कि ये लीजिए, मैंने उनसे छीन लिया है। अब जो रोहित होता है वह इस बात को कहकर वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी जो पुलिस वाले होते हैं वो उसे रोकते हैं। रोकने के बाद कहने लगते हैं कि कौन हो तुम और यहां पर किसकी तरफ से आए हो। इस बात को सुनकर रोहित एकदम से चुपचाप सा खड़ा रह जाता है। तब कि प्रियांशी को पता था कि वो उसके सामने ही भागकर गया था जब उसने सुना था कि बैग चोरी हो गया है, और उसके बाद वह उसे छीन कर लेकर आया उन लोगों से। यह उनके साथ मिला तो नहीं हो सकता। लेकिन तभी यहाँ पर जो रोहित है वो बताने लगता है, देखिए साहब, मैं डिलीवरी बॉय हूँ, पार्ट टाइम में डिलीवरी का काम करता हूँ। वैसे मैं एक कॉलेज में पढ़ाई लिखाई किया करता हूँ, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा हूँ। गरीबी ज़्यादा है तो इस वजह से ऐसा किया करता हूँ, और कभी कभी मैं ऐसे शादियों में खाना खाने के लिए आ जाया करता हूँ। तो आज भी मैं यहाँ पर खाना खाने के लिए आया था, लेकिन जब सुना कि दुल्हन का बैग चोरी हो गया है तो उसके बाद उस बैग को उन चोरों से छीन कर ले आया, और वो लोग ऐसे ऐसे वहाँ से भाग चुके हैं। लेकिन पुलिस वाले उसकी बात पर विश्वास नहीं करते हैं, और लोग जो होते हैं वो भी उसकी बात पर विश्वास नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो खुद बिना बुलाए यहाँ पर आया था, तो हो सकता है वो भी उन चोरों के साथी हो। तो इसी वजह से जो पुलिस वाले होते हैं उसे पकड़ने के लिए कहने लगते हैं। तो यहाँ पर प्रियांशी भी आती है और कहती है कि नहीं साहब, ऐसा नहीं है, ये तो मेरे सामने ही गया था और ये चोर तो नहीं हो सकता। लेकिन तभी प्रियांशी से वो कहने लगते हैं पुलिस वाले कि ये बताओ, क्या तुम इसे जानती हो? तो वह कहने लगती है कि नहीं, जानती तो नहीं हूं, ये तो ऐसे ही नाच कर रहा था, डांस कर रहा था, और मैंने इसे देखा था। इस बात को सुनकर जो पुलिस वाले हैं वो कहने लगती है कि बस तो अपने काम से काम रखो। ऐसा कहकर वो प्रियांशी को चुप करा देते हैं, और कोई भी उसकी हिमायत लेने के लिए वहां पर और नहीं आता है। इसके बाद पुलिस वाले ले जाकर उसे लॉकअप में बंद कर देते हैं, और जो प्रियांशी होती है उसे ये बात बड़ी बुरी लगती है। लड़का लड़की की शादी तो हो जाती है, क्योंकि थोड़ी देर में सभी लोग इस बात को भूल गए थे और दोबारा से शादी एंजॉय करने लगे थे। लेकिन प्रियांशी के दिमाग में बार बार रोहित की छवि घूम रही थी, क्योंकि शायद वो उससे प्यार कर बैठी थी। इसके बाद धीरे धीरे ये रात कंप्लीट हो जाती है, लेकिन प्रियांशी बार बार रोहित के बारे में सोच रही थी, और सोच रही थी कि बेचारा गरीब आदमी खामखाई फंस गया। उसके बाद वह सोचने लगती है, और तभी उसके दिमाग में उसकी एक सहेली की बात आती है जो कह रही थी कि उसके पिता बहुत बड़े वकील हैं। वह सीधा अपना फ़ोन निकालकर सुबह सुबह अपने फ्रेंड के पास फ़ोन करती है जिसके पिता वकील थे, और उन्हें पूरे मामले को समझाती है। कहती है कि इस तरह से एक लड़का ऐसे शादी में आया था और उसको पुलिस वाले पकड़ कर ले गए हैं, जबकि मुझे पूरा विश्वास है कि उसने तो हमारी मदद ही की थी। उसके बाद प्रियांशी के जो पिता हैं वो इस बात को सुनकर अपने बेस पर थोड़ी सी तहकीकात करते हैं, और रोहित के बारे में जब पता लगाते हैं तो जिस कॉलेज के बारे में उसने वहां पर बताया था उस कॉलेज में उसका एडमिशन था, और ऐसे ही था कि वो पार्ट टाइम में काम किया करता था। इस बात को सुनकर जो प्रियांशी की सहेली का पिता होता है वह कहता है कि ठीक है बेटा, मैं देखता हूं क्या कर सकता हूं।
वह वहां से पुलिस वालों से बात करते हैं और बातचीत करने के बाद जैसे तैसे रोहित को बाहर निकलवा लेते हैं। प्रियांशी भी सीधा थाने पर ही पहुंच गई थी और जैसे रोहित बाहर निकलता है तो कहने लगता है कि माफ करना, एक प्लेट की कीमत इस तरह की होगी मैंने सोचा नहीं था और आगे से मैं ऐसे कभी किसी शादी में बिना बुलाए नहीं घुसूंगा। इस बात को सुनकर प्रियांशी उल्टा उससे माफी मांगने लगती है। कहती है कि माफ तो हमें कर देना, अगर तुम हमारी शादी में बिना बुलाए नहीं आते तो शायद हमारा बैग वो चोर लेकर चले जाते। यहाँ पर रोहित उसको देखकर मुस्कुराता है, प्रियांशी भी मुस्कुराती है और उसके बाद रोहित कहता है चलो छोड़ो इन बातों को। रोहित यहाँ से जाने लगता है लेकिन तभी प्रियांशी उसका नंबर लेने लगती है। कहती है कि अपना नंबर तो दे दो क्योंकि शादी में तुमने माहौल जमा दिया था। यहाँ पर जो रोहित होता है वो कहता है कि माहौल तुम्हारे लिए ही जमाया गया था क्योंकि तुम्हें देखकर ना जाने मुझे क्या हो गया और मेरा वहां से जाने का मन ही नहीं किया, वरना मैं शादियों में अक्सर खाना खाने के बाद ही वापस लौट जाया करता हूँ। इस बात को सुनकर प्रियांशी मुस्कुराती है। रोहित उसे अपना नंबर देता है और उसके बाद दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ जब इनकी बातचीत आगे बढ़ती है तो उसी दौरान प्रियांशी के घर वालों को यह बात पता चल जाती है कि वह उस लड़के रोहित से बात किया करती है जो कि काफी ज्यादा गरीब था और बिना बुलाए शादी में आया था। तो यहाँ पर प्रियांशी के जो पिता हैं वो प्रियांशी को समझा देते हैं। कहते हैं कि बेटी देखो ये ठीक नहीं है, हम लोग अमीर आदमी हैं और वो काफ़ी ज़्यादा गरीब है, अगर उससे तुम्हारी शादी कर देंगे तो ना तो वो तुम्हारा खर्चा उठा पाएगा और ना ही तुम्हें अच्छी तरह से खुश रख पाएगा। प्रियांशी कहती है कि पिताजी मुझे उससे प्यार है और मैं प्यार के सारे अपने जीवन को जी लूंगी, लेकिन पिता साफ साफ मना कर देते हैं। कहते हैं कि वो डिलीवरी बॉय की जॉब किया करता है और उससे तुम्हारी शादी बिल्कुल भी नहीं होगी। इसके बावजूद भी प्रियांशी लगातार रोहित से बात करती रहती है और धीरे धीरे इनकी बातचीत को चलते हुए 3 साल बीत जाते हैं। यानी कि जब उन दोनों की मुलाकात हुई थी तो उस टाइम पर प्रियांशी की उम्र 20 साल थी और अब प्रियांशी की उम्र 23 साल हो गई थी। 2026 में जो रोहित होता है वह एक कंपनी में बहुत अच्छी नौकरी लग जाता है 60,000 रुपए की अपनी पढ़ाई लिखाई को कंप्लीट करने के बाद। और जब वह जॉब लग जाता है तो उसके बाद प्रियांशी दोबारा से अपने घर वालों को बताती है कि वो महीने का 60,000 रुपए कमाया करता है और हम उसके साथ खुश रह लेंगे। इस बात को सुनकर जो घर वाले हैं वो उससे कहने लगते हैं कि तू अब तक भी प्यार बात किया करती है उससे। तो वो कहती है कि पिताजी सच में मैं उससे प्यार किया करती हूँ और उसके साथ मैं खुश रहूंगी, आप बस मेरी शादी करा दो। उसके बाद बड़ी मिन्नतों के बाद जो घर वाले हैं वो भी मान जाते हैं और रोहित और प्रियांशी की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ अपने जीवन को फिलहाल हंसी खुशी व्यतीत कर रहे हैं और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। उन दोनों की शादी उसी मैरिज हॉल के अंदर हुई थी जिसके अंदर उनकी पहली मुलाकात हुई थी और वो लोग अपने जीवन को आराम से जी रहे हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।